हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम MHI 104 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जो मेरा वीडियो होगा वो बायलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी कि आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपको इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए जिसके अंदर आपको MHI 104 के एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए टोटल 3 वीडियोस मिल जाएंगे, पार्ट 1, 2 एंड 3, तो उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो देखो, MA हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हमने लाइव क्लासेस को स्टार्ट किया है वो हमारे चैनल स्कॉलरली माइंड्स लाइव पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल का नाम है स्कॉलरली माइंड्स लाइव, और अगर आपको उस चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एंड फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उनके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल को परचेज करना चाहते हो तो वो आपको एट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर पे बस आपको व्हाट्सएप करना है, तो जो भी डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको हम नोट्स और गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करवाएंगे। आपको सिर्फ इस नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप करना है। ठीक है, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली ये उनके लिए है। ठीक है ना, तो ये आपका नंबर हो जाएगा, आप इस पे हाई सेंड कर दो और उनसे पूछ लो कि सर कंबाइन लेने पे जैसे आप ऑल सब्जेक्ट्स का एक साथ परचेज करोगे ना तो वो आपको डिस्काउंट्स भी देंगे। तो आप ऑल सब्जेक्ट्स का एक साथ परचेज कर लेना, क्योंकि आपको देखो जरूरत तो पड़ेगी ही। आगे धीरे धीरे जैसे एक पेपर हो जाएगा फिर आप दूसरे का लेते हो, 1 बाय 1 लेते हो, तो बेटर है कि आप ऑल सब्जेक्ट्स का एक साथ ले लो, तो आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि 1, 2, 3 मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था और अब ये मेरा पार्ट 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यानी कि 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊंगी, देन 3 क्वेश्चंस मैं पार्ट 3 में करवाऊंगी। 104 की प्रिपरेशन में ये तीनों पार्ट्स आप देख लेना। उसके अलावा जो मेरी मैराथन क्लास आएगी लाइव चैनल पे, मैराथन क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगी टॉपिक वाइज कंटेंट मतलब यूनिट के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं मैं उन्हें कवर करवा दूं, तो वहां से आपका यूनिट वाला मटेरियल हो जाएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी फुल प्रिपरेशन 104 की सिर्फ हमारे चैनल से ही हो जाएगी। तो चैनल को जरूर, दोनों चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो औपनिवेशिक राज्य के दस्तावेजीकरण परियोजना ने औपनिवेशिक शासन को कैसे प्रभावित किया। तो हम देखते हैं कि जो वो डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से जो कॉलोनियल गवर्नेंस है उसको इम्पैक्ट करता है, इस पे हमें बात करनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑफ द कॉलोनियल स्टेट क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट है क्या। ओके, तो यहाँ पे गाइस सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। 4 चीजें, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग, उसे क्लासिफाई करना, उसको प्रिजर्व करना, ये सारा आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो औपनिवेशिक राज्य की दस्तावेजीकरण परियोजना से तात्पर्य औपनिवेशिक सरकारों द्वारा लोगों, भूमि, संसाधनों, अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित सूचनाओं के व्यवस्थित संग्रह, उसके अभिलेखन, वर्गीकरण और संरक्षण से है। तो जो ये सूचना है किस चीज से जुड़ी हुई है, सूचना लोगों से, उनकी जमीन से, उनके रिसोर्सेज से, उनकी इकोनॉमी और उनकी सोसाइटी से जुड़ी हुई सूचना है। तो ये सारी जो सूचना, इसको सिस्टमेटिक तरीके से जब कलेक्ट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो ये आपका दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाते हैं गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कॉलोनियल रूलर्स को क्योंकि दोस्तों डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वास्ट टेरिटरीज के ऊपर अगर वो रूल करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग, उन लोगों की तो संख्या कम थी, तो अगर वो हमारे ऊपर रूल करना चाहते हैं इफेक्टिवली तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें हमारी विस्तृत जानकारी हो। ठीक है, तो इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, भारत की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने के लिए वो क्या करते थे, सर्वेस किया करते थे और जनगणना किया करते थे, मानचित्रण, प्रशासनिक रिपोर्ट, इन सब चीजों का निर्माण करते थे। हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम विकसित कर रखा था।
अब यहाँ पे आपका आ जाता है कि कौन कौन से मेजर फॉर्म्स हैं औपनिवेशिक दस्तावेजीकरण के, कौन कौन से प्रमुख हमें रूप देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है सेंसस रिकॉर्ड्स, यानी कि जनगणना वाले आपके अभिलेख। तो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है वो रेगुलरली सेंसस किया करते थे, यानी कि जहाँ पे वो पॉपुलेशन, जैसे आज के समय में जनगणना होती है ना, वैसे ही वो पहले भी जनगणना करते थे। जनगणना में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में और ऑक्यूपेशन के बारे में। जैसे अभी रिसेंटली भी हमारा सेंसस चल रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में और सोसाइटी को क्लासिफाई करने में। तो पहली चीज आप समझ रहे हो क्या था, सेंसस रिकॉर्ड्स को रखना, जनगणना के अभिलेखों को रखना, पहला काम ये करते थे। दूसरा ये करते थे भूमि और राजस्व के अभिलेखों को इकट्ठा करना, यानी कि कौन सी भूमि का ओनर कौन है, कहाँ पे क्या कल्टीवेशन हो सकता है, वहां की सॉइल कैसी है, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी क्यों हेल्प करते थे, रिवेन्यू के कलेक्शन में हेल्प करते थे। ठीक है, तो लैंड एंड रिवेन्यू के रिकॉर्ड्स रखना बेसिकली यहाँ पे हमारी मदद करता है रिवेन्यू कलेक्शन में, यानी कि राजस्व के संग्रह में मदद करता है। फिर सर्वेक्षण और मानचित्रों का यूज करते थे ये लोग। तो भौगोलिक विशेषताओं और संसाधनों को समझने के लिए व्यापक सर्वेक्षण और मानचित्र तैयार किए गए। इससे क्षेत्रों पर प्रशासनिक जो नियंत्रण है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है टेरिटरीज पर, वो हम क्या देखते हैं दोस्तों, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टेरिटरीज पे इम्प्रूव हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स आती हैं, तो जो भी ऑफिशियल्स हैं वो रेगुलरली रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट जो होगी वो किन किन चीजों से जुड़ी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन से, सोशल कंडीशन से और आपकी पॉलिटिकल कंडीशन से जुड़ी होती है। ठीक है, तो जो भी ऑफिशियल्स हैं वो रेगुलरली रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन से जुड़ी होती थी। ये जो रिपोर्ट्स होती थी वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्हें गाइड करने में हेल्प करती थी। ठीक है, तो सरकारी जो नीतियां हैं वो हम देखते हैं कि इन रिपोर्टों के माध्यम से बनाई जाती थी। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन थे, सेंसस रिकॉर्ड्स, लैंड एंड रिवेन्यू का रिकॉर्ड, सर्वे एंड मैपिंग, एंड यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स। अब इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो एक प्रकार से कॉलोनियल स्टेट को डिटेल्ड नॉलेज देता है अबाउट द पॉपुलेशन एंड द रिसोर्सेस। जनता के बारे में सारी जानकारी मिल गई, संसाधनों के बारे में जानकारी मिल गई, जिससे कि गवर्नेंस और कंट्रोल अच्छा हो सकता है। अच्छे से रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा क्योंकि लैंड और सर्वेज हैं जहां से सरकार एक्सेस कर पाएगी टैक्स को। जो टैक्सेस हैं लोगों से कर है वो सिस्टमेटिकली तरीके से वसूल करेगी, जिससे कि राज्य की आय में वृद्धि होगी। समाज का वर्गीकरण कर देंगे जाति, धर्म, भाषा के आधार पर, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और वापस से जो सामाजिक विभाजन है वो मजबूत हो जाएंगे, जैसा कि वो चाहते भी थे। तो नॉलेज गैदर हो जाएगी अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है रिसोर्सेज के बारे में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ट्रेड, इन सब के बारे में, इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं ना स्टेट के, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमाइज हो जाते हैं। सो दिस ऑफन सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट रेदर देन द लोकल वेलफेयर। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि उनका यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। वो मेनली सिर्फ उनका जो फोकस था अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करना था। और एक जो ये डॉक्यूमेंटेशन है ना वो एक आधुनिक प्रशासन का विकास करने में हेल्पफुल होता है। तो दस्तावेजीकरण परियोजना ने व्यवस्थित अभिलेख, रख रखाव, नौकरशाही प्रक्रियाओं को विकसित किया। ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं इन्होंने गाइस इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को। द रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय द colonial state became the valuable sources for the historians and the researchers। एक वैल्यूएबल हम कह सकते हैं सोर्स की तरह थे ये रिकॉर्ड्स। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि इसमें हमें थोड़ा पक्षपातपूर्ण प्रस्तुति देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये कॉलोनियल व्यू पॉइंट से लिखे गए थे, उनके इंटरेस्ट को पूरा करते थे, तो यहाँ पे थोड़ा पक्षपात था। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें लोकल रियलिटीज के बारे में नहीं देखने के लिए मिलती है।
समाज में जो सोशल डिविजन्स थी, सामाजिक विभाजन को इसने मजबूत किया। जो क्लासिफिकेशन है कम्युनिटीज का, ऑफन हार्डन द कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, जिससे कि जो सोशल टेंशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। एंड देन ये एक सर्विलेंस के टूल की तरह था, तो डॉक्यूमेंटेशन का यूज किया जाता था मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को, जिससे कि कॉलोनियल स्टेट की जो पावर है वो हम देखते हैं इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दस्तावेजीकरण का उपयोग जनता की निगरानी और नियंत्रण के लिए भी किया जाता था। सो ये 2-3 पॉइंट्स आपके इसके लिमिटेशंस में आ जाएंगे, एंड ऊपर इसके बेनिफिट्स हैं, एंड उसके ऊपर क्या है इसके वेरियस मेथड से। तो ये सारे वेरियस पॉइंट्स के हिसाब से, मतलब जो मेजर मेजर सब पॉइंट्स हैं वो सब आपको याद करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। इसी तरीके का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। फाइनली एक कंक्लूजन दे दोगे कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट एक वाइटल, एक मेजर इंस्ट्रूमेंट था। सेंसस, सर्वे, मैप, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, इन सब के माध्यम से उन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बढ़ाया, जिससे कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट हुआ। बट एक ये टूल ऑफ कंट्रोल की तरह भी था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की तरह भी था। तो कॉलोनियल स्टेट के लिए नॉलेज ही पावर थी। डॉक्यूमेंटेशन ने उनके पास मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन पहुंचाई, जिससे कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस बन जाता है। फिर आपको कुषाण राज्य की प्रकृति पर चर्चा करनी है। डिस्कस द नेचर ऑफ द कुशाना स्टेट। तो गाइस कुशाना स्टेट जो है आपका, वो आपके एक ब्रांच थी, एक ट्राइब थी उनकी, यूएसजी ट्राइब जनजाति की एक शाखा है। और कुशानों ने पहली से तीसरी शताब्दी के बीच मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया था। यह प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। तो कुषाण जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से एंटर करते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, एंड ग्रेजुअली इस्टेब्लिश कर देते हैं आपका वास्ट एम्पायर। तो सेंट्रल एशिया से वो आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। उनका जो एम्पायर है अंडर द राजा कनिष्क के शासन काल में बहुत अच्छे से एक्सटेंड होता है। उसकी जो टेरिटरी है वो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ इंडिया तक फैल जाती है। कुशाना स्टेट के नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर है वो काफी वास्ट था, मतलब कि वेरियस जो रीजन्स हैं वहां तक ये फैला हुआ था, साम्राज्यवादी था और आपका विस्तारवादी वादी राज्य था। ठीक है, तो कुषाण राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसमें विभिन्न क्षेत्र और जातीय समूह शामिल थे। इसके जो रूलर्स थे वो एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज, मतलब एक्सपेंड करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। मोनार्की थी, मतलब कि जो राजा है वहां पे उनका ही शासन चलता था। किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। तो राजा राजनीतिक, सैन्य, प्रशासनिक जो भी मामले होते थे, हर एक मामले में सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा को एक डिवाइन या सेमी डिवाइन शासक के रूप में माना जाता था, जैसे कि देवपुत्र जैसे जो टाइटल्स हैं वो राजा अपने लिए यूज करते थे, ताकि उनका जो शासन है उसे वो लेजिटिमाइज कर सके, जिससे कि वैधता और सत्ता को मजबूती मिलती है। तो एम्पायर में हम देखते हैं अलग अलग जो एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल बैकग्राउंड के लोग थे इंक्लूडेड। कुशानाज ने पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, कल्चरल एकोमोडेशन एंड टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि सिस्टम जो एम्पायर था वो वास्ट था, तो एक वास्ट एम्पायर के अंदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को लागू करना दोस्तों थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वास्ट एम्पायर। तो ऐसे एम्पायर के अंदर जो चीजें काम आती हैं वो होती हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर को विभिन्न क्षेत्रों में बांट देना। सो ड्यू टू द वास्ट साइज ऑफ द एम्पायर, प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे, लोकल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली चलाया जा सके। तो कुशाना का जो स्टेट है उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन किया अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिलिट्री की जो पावर है वो एसेंशियल थी फॉर मेंटेनिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, सैन्य शक्ति यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुशानाज ने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया जो इंडिया से लिंक करते थे, सेंट्रल एशिया और रोमन वर्ल्ड से लिंक करते थे। जो ट्रेड है वो एक मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ बनता है और प्रॉस्पेरिटी बन जाता है। तो काफी सारे वेरियस पॉइंट्स हैं जो आप कुशाना साम्राज्य के बारे में बताओगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर पाओगे। पहला कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो विस्तारवादी थी, मतलब इनको अपना साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना था।
यहाँ पे हमें राजतंत्रीय व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो राजा है वो सुप्रीम होता था। राजा अपने आप को एक दैवी राजसत्ता से जोड़कर दिखाता था ताकि वो अपनी जो वैधता है उसको और मजबूत कर सके। वेरियस जो कल्चर्स के लोग यहाँ पे थे, अलग अलग जो स्टेट थे, मल्टी कल्चरल स्टेट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ड्यू टू मल्टीकल्चरलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड हो, ताकि गवर्नर्स वगैरह के पास, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके पास भी पावर्स हो अपना शासन खुद चलाने की। अब क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है तो गई सैन्य शक्ति इंपॉर्टेंट होती है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। और ओवरऑल जो कल्चर है यहाँ पे कमर्शियल कल्चर था, यानी कि ट्रेड रूट्स वगैरह, रोमन वर्ल्ड के साथ ये लोग व्यापार करते थे, तो मेजर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे ट्रेड से आती थी। धार्मिक सहिष्णुता थी क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कल्ट्स के यहाँ पे लोग थे, और एम्पायर के अंदर हार्मनी को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट था। और ओवरऑल हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो पैट्रनेज है वो बुद्धिज्म को दिया हुआ था। सो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया वाज एनकरेज्ड ड्यूरिंग हिज रीन। नाउ कुछ और भी कल्चरल और इकोनॉमिक फीचर्स थे, जैसे कि यहाँ पे समृद्ध व्यापार था सिल्क रूट के वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स हम देखते हैं, गोल्ड, स्वर्ण मुद्रा, हाई क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स इन लोगों ने इशू करवाए थे। और कॉइन्स जो है स्वर्ण वाले कॉइन्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी और कितना ज्यादा एक्टिव ट्रेड था। सो कुशानास का जो पीरियड है वहां पे हमने ब्लेंड देखा, सांस्कृतिक एक कल्चरल सिंथेसिस देखा हमने, इंडियन, ग्रीक, पर्शियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस का, जो उनकी आर्ट, आर्किटेक्चर और उनके कॉइनेज में हमें देखने के लिए भी मिलता है। सो कुशाना स्टेट का गाइस सिग्निफिकेंस क्या है? जो कुशानाज है ना, उन्होंने यूनिफाइड लार्ज टेरिटरीज बनाए अंडर अ सिंगल अथॉरिटी, ट्रेड को प्रमोट किया। दे फैसिलिटेटेड द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, बुद्धिज्म को इन्होंने स्प्रेड किया, कल्चरल डेवलपमेंट करा। तो ये तीन चार जो पॉइंट्स हैं ये आप इनके सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो, ठीक है ना, कि मोटे मोटे आपके 4 पॉइंट्स बनते हैं जो यहाँ पे निकल कर सामने आ रहे हैं। देन यू हैव टू राइट द फाइनल कंक्लूजन, जिसके अंदर आपने जो भी लिखा है ऊपर उसी से मिला जुला के आप इन शॉर्ट वो एक्सप्लेन करते हो। तो कुशाना स्टेट वॉज अ वेरी पावरफुल स्टेट, मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, कमर्शियली वाइब्रेंट था, बट वहां पे हमें मोनार्की देखने के लिए मिलती है, रिलीजियस टॉलरेंस देखने के लिए मिलता है। और ओवरऑल ये जो पीरियड है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था इंडिया के इतिहास का। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट में अकबर के अंडर जो इंपीरियल आइडियोलॉजी थी, अकबर के अधीन साम्राज्यवादी विचारधारा की अब आप यहाँ पे विवेचना करोगे। तो इंपीरियल आइडियोलॉजी का मतलब होता है सेट ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज, ठीक है। पहले आप इंपीरियल आइडियोलॉजी का मतलब समझो। आइडियाज हैं, और आइडियाज रिलेटेड किससे हैं? पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, रिलीजन से रिलेटेड हैं, और रिलेटेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। इन सबसे जो रिलेटेड आइडियाज हैं ये कौन यूज कर रहे हैं? हमारे रूलर्स यूज कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकें? जस्टिफाई कर सकें और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें, जस्टिफाई कर सकें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें एक बड़े वास्ट एम्पायर को, ठीक है। तो साम्राज्यवादी विचारधारा से तात्पर्य उन राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक सिद्धांतों से है जिनके माध्यम से, इन सिद्धांतों के माध्यम से जो शासक है वो अपने विशाल साम्राज्य पर अधिकार को वैध और सुदृढ़ बनाता है, ठीक है। अपने अधिकार को दोस्तों क्या बनाता है? वैध बनाता है और बनाता है सुदृढ़, ठीक है। तो अकबर के समय में हम देखते हैं कि जो आइडियोलॉजी है वो क्या रही थी। अकबर का एम था एक स्ट्रॉन्ग, सेंट्रलाइज्ड एंड एक इंक्लूसिव एम्पायर की स्थापना करना। अकबर मुगल एम्पायर के टाइम पे रूल करा था उन्होंने, और इंडिया का एक लार्जेस्ट एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। वहां पे वेरियस रिलीजन्स एंड कल्चर्स के लोग रहा करते थे, तो ओवरऑल वो यूनिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते थे। तो पहला हो जाएगा कि अकबर जो है उनका क्या विश्वास था कि जो एम्परर है उसको अथॉरिटी डायरेक्टली गॉड से मिलती है, यानी कि राज सत्ता का दैवी सिद्धांत यहाँ पे अकबर के द्वारा दिया गया था। तो अकबर का मानना था कि सम्राट की सत्ता सीधे ईश्वर से प्राप्त होती है, शासक को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इससे सम्राट की प्रतिष्ठा और वैधता में वृद्धि हुई, ठीक है। तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है शासक। सुलह ओ कुल, सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति की वो बात करते हैं।
यानी कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस, हार्मनी, मतलब कि वो अपने ही धर्म को नहीं सभी धर्मों को इक्वल मानते थे। उनकी पॉलिसी थी कि वो एक बड़े डाइवर्स एम्पायर में यूनिटी को मेंटेन करके रखें। अकबर ने जो डिस्क्रिमिनेटरी वाले जो टैक्स थे ना, जजिया कर वगैरह, तीर्थ यात्रा वाले, उन्हें हटा दिया था। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। दीन ए इलाही का जो ऑर्डर है उन्होंने यहाँ पे लेकर आए, प्रस्तुत किया, जहाँ पे सारे धर्मों की जो बेस्ट टीचिंग्स हैं उन्हें कंबाइन करके उन्होंने दीन इलाही बनाया। तो यहाँ पे दीन इलाही के फॉलोअर्स तो फ्यू ही थे, बट ये दिखाता है कि अकबर का जो विजन है वो समावेशी था। अकबर ने पॉलिसी ऑफ अलायंस एंड कोऑपरेशन अपनाया। काफी सारे जो राजपूत हैं उन्हें हाई पोजीशंस दिया, जिससे कि इंपीरियल यूनिटी स्थापित होती है। अकबर ने स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी अपना रखा था, मनसबदारी सिस्टम अपनाया हुआ था, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस सिस्टम की वजह से जो संस्थाएं हैं वहां पर निष्ठा और अनुशासन था। एम्परर जो थे दोस्तों वो फाइनल अथॉरिटी हुआ करते थे, ऑफिशियल्स को वहां से अथॉरिटी मिलती थी। लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सारे डिस्कशंस वो पूरे करते थे। सो द ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट इनटू द पर्शियन रिफ्लेक्टेड हिज ब्रॉड आउटलुक। फिर आ जाता है अकबर की जो इंपीरियल आइडियोलॉजी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहली चीज, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसने पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा, देश के इंटीग्रेशन के लिए काम किया, मुगल अथॉरिटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, रिलीजियस हार्मनी, कल्चरल ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे इंक्लूड आपको करने हैं। ठीक है। कल्चर की ग्रोथ में जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर को पैटर्नेज दिया, पॉलिसीज अपनाई, एक अलग धर्म बनाया, सभी धर्मों को इक्वल माना, अपनी एक डिवाइन इमेज यहाँ पे क्रिएट की। ठीक है। सो अकबर की ओवरऑल जो आइडियोलॉजी है वो वेरियस प्रिंसिपल्स पे थी, सुलह, ओकुल, सेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, इन सब पे बेस था। इन पॉलिसीज के माध्यम से उसने एम्पायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और जो हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, उसकी शुरुआत की। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आप सभी के लिए थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारा लाइव चैनल का लिंक है, तो लाइव क्लासेस के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अभी हो आप फर्स्ट ईयर में, फिर आपको जाना है सेकेंड ईयर में, तो ये एक लॉन्ग जर्नी है। नेक्स्ट ईयर भी हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, हमारे स्कॉलरली माइंड्स का व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे मैं केवल मास्टर्स के कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, आप उस चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।